नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए देखते हैं सीटेट पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न ईवीएस के अंदर। तो पहले क्वेश्चन की बात करें। ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि तो आमाशय के अंदर पाचन की क्रिया अधिक तेजी से होती है, क्यों? ऑप्शन ए, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन बी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन सी, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाती हैं, निष्क्रिय की कोई बात नहीं। ऑप्शन डी, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कि आमाशय के अंदर, पेट के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और उसकी सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से होती है। तो ये आमाशय के अंदर पाचन की क्रिया तेजी से होने लगती है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिलक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन बी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। और ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। तो बताएं, यानी कि रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक आप भोजन को रख सकते हैं, चाहे चावल हो क्या या कोई भोजन हो या कोई सब्जी हो। क्यों रख सकते हैं उसमें लंबे समय तक? क्या होता है, कम तापमान पर रोगाणु क्या होती हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। यानी वो कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते बल्कि क्या होती हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि तो नींबू जो है वो साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। ऑप्शन ए, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन बी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ऑप्शन डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो नींबू साधारण पानी में इसलिए डूब जाता है और नमकीन पानी में तैरता रहता है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन ए, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन बी, रक्त में मच्छर के लार्वे। ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। और ऑप्शन डी, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात करें कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं आरबीसी, उनके अंदर क्या होता है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें। टूटता तारा उल्का पिंड होते हैं। ऑप्शन ए, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन बी, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। ऑप्शन सी, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। और ऑप्शन डी, एक समान गति से चलने वाला तारा। तो बताएं उल्का पिंड क्या होते हैं? तो उल्के पिंड की बात करें तो उल्का जो पिंड होते हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। और आग कहाँ पर पकड़ते हैं? तो ये मध्यमंडल में आकर क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। कौन? उल्का पिंड। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें। दुर्गा एक गांव में रहती है और एक लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो महिला जो है
वो खाना बनाती है और उसे तेज खांसी आती है। ऑप्शन ए, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ऑप्शन बी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ऑप्शन सी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। ऑप्शन डी, उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था होगी। तो बताएं, तो अगर हम बात करें कि जो हीमोग्लोबिन होता है HB, इसके अंदर क्या आ गया है, तो इसके अंदर CO आ गई है। और CO की बात करें तो इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है तो क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और बार बार क्या आती है, खांसी आती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन नली में जमा हो गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें। एक पुरुष एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है और एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे रक्त समूह O के होने की संभावना है। यानी कि एक पुरुष का रक्त समूह O है और महिला का A है, इन दोनों की हो जाती है शादी। अब इन दोनों की शादी हो जाती है, जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो इनसे बच्चा जो होगा वो कैसे ग्रुप का होने की संभावना है। ऑप्शन ए, यानी कि O होने की संभावना है, लेकिन कितने परसेंट, 50%। ऑप्शन बी 100%। ऑप्शन सी 25%। ऑप्शन डी 75%। तो कितने परसेंट होने की संभावना है, तो 50% होने की संभावना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वथन, उबलना और बाष्पीकरण में अंतर है। तो उबलना और बाष्पीकरण में क्या अंतर है। ऑप्शन ए, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन बी, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन सी, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन डी, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। तो क्वथन की बात करें तो बाष्पीकरण किसी तापमान पर हो सकता है लेकिन क्वथन एक निश्चित ताप पर होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह ज्ञात किया जा सकता है वह कहलाती है। यानी कि एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए थ्रेसिंग। ऑप्शन बी निष्पावन। ऑप्शन सी फसल की कटाई। ऑप्शन डी हस्तचयन। तो हस्तचयन तो दाला का होता है, कंकड़ पत्थरों को बाहर निकालना। फसल की कटाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर बात करें थ्रेसिंग हो या निष्पावन होगा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ये जो प्रक्रिया होगी भूसे को अलग करना, तो इसे कहते हैं थ्रेसिंग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है। ऑप्शन ए, चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन बी, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। ऑप्शन सी, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन डी, कीटों को दूर रखने के लिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो जो गोबर, गाय के गोबर से झोंपड़ी दीवारों को लीपा जाता है फर्श से, तो उसको जो फर्श को लीपा जाता है कीटों को दूर करने के लिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। तो एक लड़की जो है वो डबल रोटी समोसे खाना पसंद करती है और एक ऐसी है, यानी कि कौन, दिव्या एक ऐसी लड़की है जो क्या करती है, ऐसे फलों को या तत्वों को खाना पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की मात्रा कम हो। तो जिसमें लौह तत्व की मात्रा कम होगी उसे होगा एनीमिया। ऑप्शन ए एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन बी मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन सी मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन डी स्कर्वी और एनीमिया। तो यदि समोसा और डबल रोटी खाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोटापा। और यदि लौह तत्व वाले, आयरन वाले फल फ्रूटों को कम खाएंगे तो क्या हो जाएगी, एनीमिया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मोटापा और एनीमिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। ऑप्शन ए अमृता देवी बिश्नोई।
ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी ए के बैनर्जी, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो बताएं, चिपको आंदोलन की बात करें, ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से हुआ था और ये चमोली जिले में तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके क्या थे, प्रेरणेता थे। यह चिपको आंदोलन को बल मिला था, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, रीना अपने घर पर कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है, दो ढेरियों में अलग करती है। तो रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्नलिखित आधार पर अलग किया, कौन कौन से? ऑप्शन ए अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, ऑप्शन बी पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, ऑप्शन डी दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो उन्होंने जो अलग अलग किया था, एक कूड़ा इधर और एक कूड़ा इधर, अगर हम बात करें तो एक कूड़े में किया था अपघटित होने वाला और एक में अपघटित ना होने वाला। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नष्ट होने वाला और नष्ट ना होने वाला अलग अलग किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भैंस के पीठ पर अक्सर बगुला इंग्रेज पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ऑप्शन ए भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ऑप्शन बी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, ऑप्शन सी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, ऑप्शन डी घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तो बगुला जो है वो भैंस की पीठ पर इसलिए बैठता है क्योंकि वो भैंस की पीठ पर क्या खाता है, कीटों को खाता है, और भैंस को क्या मिलता है, आराम मिलता है, और बगुले को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो परजीविता का सहजीवी संबंध है। तो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है और दोनों में कैसा संबंध है, तो सहजीवी संबंध है। सहजीविता क्या होती है, जो एक प्राणी दूसरे प्राणी को नुकसान ना पहुंचाए और दोनों को क्या हो, लाभ हो। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रिया करवाना जो संज्ञानात्मक और मन सचलात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, बिल्कुल करेक्ट, सही है। ऑप्शन सी बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना हो सकता है। ऑप्शन डी जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पर्यावरण से जुड़े हुए मूल्यों को क्या करना है, आत्मसात करना है और जीवन से जोड़ते हुए। तो बच्चों पर बोझ नहीं डालना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्या उद्देश्य नहीं है। तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, तो ये पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। ऑप्शन ए बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, ऑप्शन बी टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, ऑप्शन सी निष्कर्ष पर पहुंचने की निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, ऑप्शन डी बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास कराता है। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है कि बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ अवलोकन की कुशलता का विकास बच्चों में हो जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ऑप्शन बी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, ऑप्शन सी बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, ऑप्शन डी अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का बताएं। तो अगर हम बात करें बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है कि बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है?
ऑप्शन ए बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन बी बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। ऑप्शन सी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन डी सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना बिल्कुल ये पर्यावरण में पहले शामिल करने का उद्देश्य है। बच्चों में तर्कणा शक्ति बिल्कुल उद्देश्य होगा। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, अरे भ्रमित नहीं करना मेरे भैया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है उद्देश्य नहीं है तो यही हो जाएगा, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, भ्रमित नहीं करना किसी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन ए चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। ऑप्शन बी चिड़ियाघर में जिन उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनके ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ऑप्शन सी चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन डी चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, हम फोटो भी खींचेंगे वे, उनका चित्र भी देखेंगे, ड्राइंग कॉपी भी ले जाएंगे साथ। और अगर हम बात करें चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना, तो ये अनुमति नहीं देता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो आकलन में क्या चीज शामिल होनी चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन बी प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ऑप्शन सी अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं कराना। ऑप्शन डी छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य देना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की बात करें, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन बी उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन सी बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना है और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, यानी कि बच्चा स्वयं वो करके सीखेगा तो ज्यादा बच्चा क्रिएटिव रहेगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य बोले तो होमवर्क, होमवर्क बोले तो HW। अब बताएं ऑप्शन ए प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन सी दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन डी दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। दत्त कार्य की बात करें तो दत्त कार्य क्या होता है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन बी गिलो पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन सी अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन डी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मानचित्र कौशल की बात करें
तो क्या होता है, स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति की समझने की योग्यता होती है। स्थान हो, दूरी हो, दिशा हो, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं पर कहानी कथन का प्रयोग करना है। ऑप्शन ए, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। और ऑप्शन डी, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तो बताएं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता पर कहानी कथन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? बताएं, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या है? तो हम इसकी बात करें तो इसमें होगा ऑप्शन बी। जरा देखें, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। जब बच्चा स्वयं करके खोजेगा तो उसकी कल्पना शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा? ऑप्शन ए, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन बी, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ऑप्शन सी, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन डी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो वो क्या करेगा, बच्चों के साथ चर्चा करेगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन सी, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन डी, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तित्व अनुभव को महत्व देना है, तो विषय को बच्चों के अनुभव संसार के अनुभव से जोड़ने व विमर्श सीखने को बढ़ावा देने। कहने का मतलब है कि जो संसार के अनुभव हैं, यानी कि जो परिवेश के अनुभव हैं, उन अनुभवों को जोड़ना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि पर्यावरण जो विषय है इसको प्रकृति से जोड़ते हुए पढ़ाया जाए। कोई भी विषय हो उसको, उसका जो व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन के आधार पर बच्चे को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन ए, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। ऑप्शन सी, अपने ज्ञान का विस्तार विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ऑप्शन डी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात करें, फिर वही प्रश्न। तो क्या रहा है कि बच्चों के जो अनुभव हैं उससे बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। विद्यालय में जो पढ़ाया जाए तो बच्चे की जो पढ़ाने की प्रक्रिया उसको बाहरी दुनिया से, बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शिक्षण भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेंगी? ऑप्शन ए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन सी, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। ऑप्शन डी, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का। तो बच्चों को क्या किया जाए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद, यानी कि मध्य अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय यदि आप यही पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे?
ऑप्शन ए, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्ध पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ऑप्शन सी, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ऑप्शन डी, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चों के लिए क्या हो, फिर ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बच्चे जब रुचि नहीं ले रहे हैं तो बहुआयामी बुद्धि पर बहुआयामी बुद्धि पर क्या हो, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि रोचक तथ्य पढ़ाए जाएं और जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उनका प्रयोग किया जाए ताकि बच्चे क्या लेने लगे, रुचि लेने लगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पर्यावरण विषय से संबंधित जो 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।